तो मुल्क का मूड में आज हम पहुंचे हुए हैं सरजमीन लखनऊ, वो शहर जो अपनी तमीज और तहजीब के लिए जाना जाता है, वो शहर जहां की चिकन की कारीगरी दुनिया ही नहीं, मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और जहां पर आने वाला शख्स प्रकाश की कुल्फी भी खाता है और टुंडे का कबाब भी। जी हां, नवाबों के शहर लखनऊ में जी सलाम की टीम पहुंची हुई है और इस वक्त हम ये जानने और टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर लखनऊ की आवाम का मूड क्या है और 2019 में जब आम इंतखाबात होंगे तो आम इंतखाबात के वक्त मुल्क आखिर किस मूड से अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करने जाएगा। हम एक ऐसे सूबे की दारुल हुकूमत में मौजूद हैं जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, वो सूबा जहां की आबादी मुल्क में सबसे ज्यादा है, वो सूबा जहां पर असेंबली में जो नुमाइंदगान हैं मुल्क में मौजूद सभी सूबों में सबसे ज्यादा हैं, और यही नहीं बल्कि दिल्ली की ऐवान में भी यहीं से अवामी नुमाइंदगान जो चुन करके जाते हैं उनकी तादाद भी मुल्क में सबसे ज्यादा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के लिए तो यहां तक भी कहा जाता है कि दरअसल दिल्ली की जो गद्दी है वो यूपी से ही गुजर करके जाती है और यूपी से ही होकर गुजरती है, और मुल्क के मौजूदा पीएम जनाब नरेंद्र मोदी साहब भी खुद वाराणसी से मुंतखब होकर के इस वक्त दिल्ली की ऐवान में पहुंचे हैं। तो उस सूबे में आखिर लोगों के मसाइल क्या हैं, अकलियतों के मसाइल क्या हैं, और अकलियती आबादी जो है वो आखिर किस मूड से आने वाले वक्त में इंतखाबात को देख रही है। मौजूदा वक्त में हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है कि जिस तरीके से मुल्क के हालात नजर आए हैं, मुल्क में जिस तरह की फिजा बही है और जिस तरीके से मुल्क का मौजूदा मूड है, मुल्क की अकलियत आबादी अपने आप को कहां पहचानती है, कहां पर अपने आप को देखती है, और आखिर वो अपनी हक रायदही का जब इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग करने के लिए पहुंचेगी 2019 में, तो उसके जहन में आखिर क्या कुछ चल रहा होगा। उसके लिए इस वक्त आज हम मौजूद हैं लखनऊ की जमीन पर, और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ की आवाम भी जुड़ चुकी है और हमारे साथ मौजूद रहने वाले जो तमाम मेहमान हैं वो भी इस वक्त हमारे दरमियान ही मौजूद हैं। और इस वक्त जी सलाम की जो टीम है लाइव आपके साथ जो जुड़ी हुई है वो झूलेलाल पार्क से जुड़ी हुई है। लखनऊ का झूलेलाल पार्क एक ऐसा पार्क जिसके एक तरफ अकलियती तालीम का सबसे बड़ा इदारा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, या फिर सबसे बड़े इदारों में से शुमार दारुल उलूम देवबंद है, तो उसके दूसरी जानिब यहां की पहचान नदवा भी माफ कीजिएगा, दारुल उलूम नदवा यहां पर मौजूद है, और उसके दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लखनऊ की पहचान भी बह रही है, और यह भी अपने आप में एक मिसाल है, एक इत्तेहाद की मिसाल नजर आती है, गंगा जमनी तहजीब को बयां करती है। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, और अपने प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं हमारे सामने मौजूद हमारे जो मेहमान हैं उनको एक एक करके स्टेज पर बुलाकर। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब अरशद आजमी साहब। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अरशद साहब कि आप स्टेज पर आएं और अपनी जगह पहुंचे। जनाब अरशद आजमी साहब, कांग्रेस के लीडर जनाब अरशद साहब कांग्रेस के लिए ये अपनी पार्टी की बात रखेंगे, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए यहां मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जनाब राकेश त्रिपाठी साहब भी। राकेश त्रिपाठी साहब से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पर आएं और अपनी जगह लें। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद रशीद फिरंगी महली साहब भी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और हमारे दरमियान मौजूद हैं खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। मैं आपसे भी पुरखुलूस गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज की जानिब आएं और अपनी जगह लें। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त सामने मौजूद हैं शिया मजहबी रहनुमा जनाब यासूब अब्बास साहब। यासूब साहब से भी पुरखुलूस गुजारिश कि आप भी स्टेज की जानिब आएं और यहां पर अपनी जगह लें। और इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जनाब स्वामी सारंग साहब भी मौजूद हैं। स्वामी साहब से भी मैं पुरखुलूस गुजारिश करूंगा कि स्वामी साहब आप भी स्टेज की जानिब आएं और अपनी जगह लें। कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन जनाब अमीक जामई साहब भी मौजूद होंगे, और उनके साथ भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं
बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। और लखनऊ की आवाम क्या सोचती है, उसके दिल में, उसके जहन में क्या चल रहा है, और मुल्क की हुकूमत, मुल्क की सरकार के लिए आखिर उसके जहन में क्या जज्बात हैं। आने वाले वक्त में जब 2019 का इंतखाब अपने उरूज पर होगा, उस वक्त आखिर क्या जहन में होगा लखनऊ के अवाम में, और यूपी की जो आवाम है क्या मूड लेकर के वो इंतखाबात में जाएगी और किस तरीके से अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेगी, उसी को हम यहां पर टटोलने की कोशिश करेंगे। और यहां पर हमारे साथ बड़ी तादाद में लखनऊ की आवाम भी जुड़ चुकी है, जिसमें मैं देख रहा हूं कि दारुल उलूम नदवा के जो तलबा हैं वो भी कसीर तादाद में यहां पर मौजूद हैं। आप सभी का भी जी सलाम की टीम तहे दिल से इस्तकबाल करती है और हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और खालिद रशीद फिरंगी बैली जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, क्योंकि अगर अकलियत की बात करें तो अकलियत क्या सोच रहा है, मुल्क के हालात कैसे हैं, और आने वाले वक्त में जो इंतखाबात आने वाले हैं उन इंतखाबात में वो किस मूड से आगे जाने वाला है, वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपका तज्जिया क्या नजर आता है पूरे हालात को देख करके, मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर। खालिद साहब, अभी जब हम लोग बैठे हुए थे तो स्वामी सारंग साहब से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने इस बात की तरफ सही तौर पे इशारा किया कि मुल्क का मूड क्या है। वो जी सलाम का जो ये प्रोग्राम है उसको, उस पर लिखा हुआ है कि इसको स्पॉन्सर नूरानी तेल ने किया है, इससे मुल्क के मूड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल हम लोगों का मुसलमान बहैसियत मुसलमान ये चाहते हैं कि किसी भी पार्टी की हुकूमत हो वो मुल्क को मुल्क के आइन के मुताबिक चलाए, और यही हमारे बुज़ुर्गों का ख्वाब रहा है। और मुल्क के आइन के ख़िलाफ़, मुल्क के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई हरकत ना हो, और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अक़लियतों को, जो माइनॉरिटीज़ को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं वो उनसे ना छीने जाएं। आम शहरियों की तरह हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों के महल्लों में भी गड्ढा मुक्त सड़कें और गलियां हों। हम लोग भी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अक़लियतों के महल्ले में भी साफ़ सफाई उसी तरीक़े से हो जैसे कि नए शहर में हुआ करती है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को आला तालीमी इदारों में और सरकारी नौकरियों में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए। मुसलमान भी ये चाहता है कि हमारी इबादत गाहों पर किसी किस्म से हमले ना हों, और हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें जिस किस्म से और जिस पैमाने पर मदाखलत और इंटरफियरेंस की कोशिशें की जा रही हैं वो कोशिश ना की जाए। क़िस्सा मुख्तसर ये कि सिर्फ़ हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इख्तियारात दे रखे हैं उसमें किसी किस्म से मदाखलत और उससे किसी किस्म का तो खेल और खिलवाड़ देखिए, आपने बहुत अहम मौज़ूआत का जिक्र किया, बहुत अहम पॉइंट्स आपने बोले, लेकिन सवाल आपके इन बातों से ये उठता है कि क्या कहीं ना कहीं मुदाखलत महसूस कर रहा है, क्या कहीं ना कहीं मुल्क का जो अक़लियती आबादी है और एक मुसलमान तबका है वो अपने आप को पसमानदा महसूस भी कर रहा है। ठीक है, उसकी पसमानदगी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन क्या मौजूदा ही दौरे इक़्तिदार में ही सब कुछ हो रहा है या फिर इससे पहले साल दर साल और दहाइयों से ऐसा होता आया? शुरू में मैंने बात अर्ज़ कर दी थी कि हुकूमत किसी भी पार्टी की हो बने, उससे हम लोगों से मतलब नहीं। वोट कौन किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है, उससे हम लोगों से मतलब नहीं। पार्टी कोई भी इक़्तिदार में आए, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोगों के जो भी मसाइल हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। कोई ये चाहे कि हम लोग अपने मसाइल के हल के लिए किसी के दर पे जाएं और उसके लिए एहतिजाज करें, तो यह हम लोगों का तरीक़ा नहीं रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मदरसों की तरफ बार बार जो उंगलियां उठाई जाती हैं ये सिलसिले बंद हों। ये सिलसिले बंद हों, लेकिन क्या ये सिलसिले मौजूदा दौर में ही शुरू हुए या फिर सालों साल से ये सिलसिले जारी हैं? और क्या लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत कभी हाथी के हाथ में तो कभी हाथ के हाथ में, कभी साइकिल के हाथ में तो कभी कमल के हाथ में रही, क्या सभी दौर इक़्तिदार में ऐसा होता रहा? जरा इसको टटोलने की भी कोशिश करनी जरूरी है। अगर ऐसी बातें खालिद साहब कह रहे हैं
तो राकेश साहब, मौजूदा इक़्तिदार तो आपका है यूपी में, आखिर मुल्क का अक़लियती तबका इस तरह से क्यों सोच रहा है कि बहुत सी चीज़ों में मुदाखलत हो रही है, उसकी इबादतगाहों पर नज़र रखी जा रही है, और इस तरह का अगर उसके जहन में ये बातें चल रही हैं तो फिर आने वाले वक्त में क्या ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है? देखिए सऊद भाई, सबसे पहले तो अदब के इस शहर लखनऊ, जहां की रवायत पहले आपकी होती है, मैं जी इस्लाम की पूरी टीम का इस्तकबाल करता हूं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार जब बनी तो एक माहौल यह बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो अक़लियतों के हितों पर खतरा होगा। लेकिन आज जब 4 साल से ज्यादा सरकार बीती है तो यह कहते हुए मुझे फक्र है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट 3,511 करोड़ रुपए का यूपीए की सरकार छोड़कर गई थी, उसमें 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी करके हम उसको 4,700 करोड़ तक लेकर के पहुंचे हैं। हमने कभी भी विकास के पैमाने पर किसी भी मजहबी आधार पर भेदभाव को हमेशा परे रखा है, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई किसी भी मजहब के लोगों के आधार पर उनसे विकास के मायनों में भेदभाव हो, यह भारत की पहचान नहीं है। भारत सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलने वाला है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी भारतीय नागरिक, उसको वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो किसी अन्य नागरिक को प्राप्त है, किसी अन्य मजहब का हो, किसी अन्य जाति का हो। लेकिन ये बार बार भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया। ये भ्रम कौन फैलाता है? ये भ्रम वो लोग जिन लोगों ने लंबे समय तक अक़लियत को वोट बैंक के रूप में देखने का काम किया है, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बार बार भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े संख्या में अक़लियत के लोगों ने भी, अल्पसंख्यक समाज ने भी आगे बढ़कर के मतदान में हिस्सेदारी ली है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। यही तो खूबसूरती है कि अक़लियत तबका तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन जो हुकूमतों की जिम्मेदारी है अक़लियतों के तई, क्या हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। माहौल कौन बिगाड़ता है, ये सवाल आप कह रहे हैं, आप उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, आपके योगी सरकार के ही कैबिनेट में वजीर हैं राजभर साहब, बुलंदशहर में ऐसे हालात हो जाते हैं, वो कहते हैं कि वीएचपी, बीजेपी का युवा मोर्चा या फिर तमाम दूसरे जो एक तरीके से सख्तगिर हिंदू तंजीमों की बात वो करते हैं कि कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरीके की चीजों को अख्तियार किया जाता है। आप किस तरह से डिफेंड करेंगे कि आपके वजीर ही इस तरह की अगर बात कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं? देखिए, वो वजीर जो है एक अलग दल के अपने प्रेसिडेंट हैं, और एक पुराना फिल्म का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं मानता हूं कि जरूरी यह है कि सुन रही जनता इस पर रिएक्ट कैसे करती है। क्या हम किसी जांच के बिना इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि हंगामा किसने बरपाया है, यह घटना किसने घटाई है? हमें लगता है कि हमें भारत के संविधान के अधीन बनी हुई इस व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए।